देखो जी, अब इंडिया इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम पढ़ रहे हैं। अब हमने पहले दो चीजें पढ़ी, डेमोग्राफिक सेक्टर और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। अंडर द colonial regime, the basic infrastructure like railways, ports, water transport, communication, ब्रिटिशर्स ने ये सब डेवलप करा क्योंकि उन्हें इन सब चीजों की जरूरत थी। भैया बिना रेलवेज के वो इतनी बड़ी कंट्री को कैसे रूल करते? वो हमारे पुराने राजाओं की तरह तो थे ही नहीं कि हर जगह आर्मी बिठा दी। उन्होंने क्या करा था? उन्होंने ये करा कि रेलवे से उनके पास बहुत सारी आर्मी थी, पर एक जगह सिचुएटेड होती थी। जहां सिचुएशन थोड़ी खराब होती थी, कम्युनिकेशन से पता चलता था, वहां आर्मी भिजवा देते। पोर्ट जरूरी थे ट्रेड करने के लिए, और वाटर ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए। तो ये उन्होंने सब बनाया, पर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो इंडियंस को कुछ एमिनिटीज, कुछ फैसिलिटीज देना चाहते थे। ना जी ना, उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें चाहिए था। रोड्स प्रायर टू ब्रिटिश रूल वर नॉट फिट फॉर ऑल सीजन। तो उन्होंने पूरी ऑल सीजन रोड्स बनाई। हमारी रोड्स कैसे होती थी? बारिश हुई, रोड बाय बाय टाटा हो गई। तो उन्होंने कोलटार वाली रोड बनानी शुरू करी। उन्होंने 1850 में रेलवेज बनाया, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है ब्रिटिशर्स का। कंट्रीब्यूशन क्या, लेके नहीं जा सकते थे यहाँ से, उनका बस चलता तो पटरियां भी पैक करके ले जाते। अब रेलवेज का इम्पैक्ट क्या हुआ, इंपॉर्टेंट सुनो। इट इनेबल्स टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल एंड ब्रेक द कल्चरल एंड जियोग्राफिकल बैरियर्स। नॉर्थ का बंदा साउथ जा सक रहा है, ईस्ट का बंदा वेस्ट जा सक रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। कल्चरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स, जियोग्राफिकल बैरियर तो टूट ही रहा है जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कल्चरल बैरियर्स भी टूट रहे हैं। लोगों को दूसरे कल्चर के बारे में पता चल रहा है, उनकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही है, लोग घुल मिल रहे हैं, लोग सीख रहे हैं चीजें। फॉस्टर्ड कमर्शियलाइजेशन। पहले क्या होता था, हम खेती बाड़ी करते थे अपने एरिया के लिए। अब देखो, अगर मैंगो उगते हैं तो एक जगह में पूरी जगह ही मैंगो उगते हैं, वो क्या ही बेचेंगे, क्योंकि सभी मैंगो उगा लेते हैं। अब यूपी में मैंगो अच्छे उग रहे हैं, बट गुजरात में नहीं उग रहे। तो जब ट्रेन से वहां गए तो गुजरात में बेच सकते हैं। नागपुर में ऑरेंज अच्छा उग रहा है, बट असम में नहीं उग रहा, तो वहां पहुंचा दो। तो जो चीज जहां अवेलेबल नहीं है वो आप बेच सकते हो। तो कमर्शियलाइजेशन, पैसे कमाना शुरू कर दी। पर सेल्फ सफिशिएंसी इंपैक्ट हो गई। सर ये कैसे हो गई? क्यों? क्योंकि पहले ना, एक जो प्रोविंस होती थी, एक जो विलेज होता था, वो अपने लिए सब कुछ बनाता था। बट अब उन्हें समझ आया कि हम जो चीज अच्छी बना सकते हैं बस वो बनाए, और उसको दूसरी जगह बेच दें। और जो दूसरी जगह अच्छा बनता है वो हम वहां से खरीद लें। तो वो हम पे डिपेंडेंट, हम उन पे डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई, तो सेल्फ सफिशिएंसी खत्म हो गई। इसमें कुछ खामी भी है, कुछ अच्छाई भी है। अच्छाई भी है कि ठीक है, जिसको जो अच्छा आता है वो प्रोड्यूस करे। खामी भी है कि कभी दिक्कत हो जाए तो हम दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ा, पर इंडिया को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि जो भी पैसा आता था सारे तो ब्रिटिशर्स ही लेके चले जाते थे अपनी आर्मी के खर्चे के लिए। सो दिस वाज इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो जी, ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश इंडिया, मतलब प्री ब्रिटिश इंडिया मतलब प्रायर टू 1757, ठीक है, अराउंड 1600, जब तक इन मनुष्यों के पैर ही नहीं आए थे हमारे देश पे। ठीक है। इंडिया यूज्ड टू एक्सपोर्ट इन abundance cotton, rice, sugar, butter through GT Canal route. It produces amply for own consumption. मतलब we used to produce enough for own production. Moreover, we used to produce excess for export even. ठीक है। It has immense herds of pigs, flocks, sheep, goats. ठीक है, immense यानी lot of। अब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाज लो, बट देयर वाज अ लिटिल राइज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कल्टीवेशन एरिया। सर समझ नहीं आया कि लो थी कि ज्यादा थी। देखो, जैसे अगर पहले 2 एकड़ जमीन थी तो आउटपुट आता था मान लो 200 किलो। ठीक है। अब आउटपुट 300 किलो आने लग गया। पर इस वजह से नहीं हुआ कि प्रोडक्टिविटी 2 एकड़ की जमीन में बढ़ गई। वो इसलिए हो गया क्योंकि जमीन जो है अब वो 6 एकड़ हो गई। तो बताओ, प्रोडक्टिविटी पहले ज्यादा थी क्या? पहले सर पहले पहले पर एकड़ प्रोडक्टिविटी 100 100 केजी थी। kg, अब पर एकड़ प्रोडक्टिविटी 50 केजी हो गई। 50, सो yes, yes. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाज लो, पर फिर भी हमें ज्यादा दिख रही थी। क्यों? क्योंकि कल्टीवेबल एरिया बढ़ गई। देयर वाज अ स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सिस्टम ड्यू टू लैंड सेटलमेंट सिस्टम, और आई कैन से जमींदारी सिस्टम। अब ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम और जमींदारी सिस्टम क्या था? देखो, ये जो ब्रिटिशर्स थे,
मतलब मुंह काला कर देना चाहिए था, चलो छोड़ो नहीं करते। ठीक है, ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये इन्होंने ना जमींदार अपॉइंट करे। ठीक है, और ये जो जमींदार थे, इन्हें क्या कहा गया, देख कैसे आ रही है इसको। ये लाला जी को कहा गया कि देखो ऐसा है, जमीन तुम्हारी, ठीक है, तुम इस पर जो मर्जी करो। ठीक, तो अब जमींदार, तुम्हें लगता है ये लाला जी जाके कभी फार्मिंग करेंगे? ऐसे ही होते थे, इट इज अ जमींदार ओनली, गूगल से सर्च करके कोई जमींदार, आई डोंट नो हिज नेम, ठीक है, कोठियां वोठियां होती थी इनकी बड़ी बड़ी। तो ये जमींदार क्या करते थे, ये जमींदार ना जाके पकड़ते थे पेजेंट्स को, पेजेंट्स कह लो, फार्मर्स कह लो, टिलर्स कह लो, ठीक है, और उन्हें कहते थे ये लो जमीन, क्योंकि ये तो लैंडलेस है। तो ये इनको जमीन देते थे कि भैया जमीन है, तुम खेती बाड़ी करो, तुम खेती बाड़ी करके चीजें उगाओ, और चीजें उगा के बेचो, ठीक है, और हमें पैसे दो। ठीक है, मतलब कि वो ऐसा कहते थे कि देखो तुम्हें हमारे को, लेट्स सपोज, क्या कहते हैं, 2,000 रुपए देने, अब तुम उगा के जितने का भी बेचो, हमें कोई लेना देना नहीं। वो बेचारा 2,200 का उगा के बेच पाता था, 200 उसको बचते होंगे, 2,000 रुपए से। अब इसकी भी दिक्कत है क्या, ये जो ब्रिटिशर है ना, ये इसको फोर्स कर रहे हैं कि भैया तू लगान बढ़ा। तो भैया वो कहाँ से पैसे देगा, वो जो है इस पेजेंट की बैंड बजा देता है। समझ रहे हो, मतलब कि हायरार्की ऐसे चल रही है। ठीक है, ये सबसे ऊपर है, ये इनके ताऊ हैं, ये इनके ताऊ हैं। ठीक है, ये इन पे प्रेशर डालते हैं, फिर ये इन पे प्रेशर डालते हैं, बेचारा हमारा फार्मर जाए तो जाएगा। ठीक है, देखो जरा ध्यान से पढ़ो। जमींदार डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर, क्योंकि उन्हें तो ज्वेलरी पहननी थी सारी। एंड रेवेन्यू सिस्टम वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर जमींदार्स वर फोर्स्ड टू डिपॉजिट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑन स्पेसिफिक डेट, जैसे हम क्या कहते हैं, लगान, अदरवाइज दे लूज लैंड ओनरशिप राइट। ब्रिटिशर कहते थे देख भैया मेरा लगान टाइम पे नहीं आया ना, तो मैं तेरे को लगा दूंगा आगे, ठीक है, मैं किसी और को दे दूंगा जमींदारी। और हम हिंदुस्तानी तो दूसरे हिंदुस्तानी के बैंड बजाने के लिए आगे रहते ही। ऊपर से टेक्नोलॉजी पुरानी, इरिगेशन फैसिलिटी है नहीं, फर्टिलाइजर्स का यूज ना के बराबर। तो ये जो सारी चीजें थी ना, इसने फार्मर की प्लाइट यानी सौरो यानी कि रोना यानी कि मुसीबतें और बढ़ा दी। फिर अब भैया फार्मर को देना है पैसा, जमींदार को, तो आलू प्याज टमाटर बेच के तो मिल नहीं रहा वो, तो उसने क्या करा, कैश क्रॉप उगाने शुरू कर दी कि कैश मिलेगा मैं कैश दे दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो हम पहले फूड क्रॉप्स उगाते थे, अब हम कैश क्रॉप उगाने लग गए। फूड क्रॉप्स की दिक्कत हो गई, खाने में ही दिक्कत आ गई, फेमीन्स पड़ गए। ठीक है, अब सभी कैश क्रॉप उगाएंगे तो फूड क्रॉप वैसे ही महंगा हो जाएगा। तो पैसे हैं तो सही, पर पैसे की वैल्यू नहीं। ठीक है, जैसे कि ये कितने का नोट है, कितने का पता है, 100। ठीक है, ये 10, ये 10, 120 है ना। अब इस पैसे की वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि पैसा किस काम आता है, खर्चने के लिए। पहले इतने में अराउंड 2 लीटर तेल आता था, अब अच्छे दिन आ गए, अब इतने में 1 लीटर आ रहा है बस, इससे भी महंगा हो गया। ठीक है, तो भैया ऐसा ही हुआ, कैश तो आ गया पर कैश की वैल्यू डाउन हो गई। उनके भी अच्छे दिन आए थे, वो ब्रिटिशर्स लाए थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस। भैया हमारे यहाँ कोई फैक्ट्रियां नहीं लगी पड़ी हुई थी पहले के टाइम। हमारे यहाँ क्या था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हस्तकला, हाथ से कुछ भी बना देते थे, कुछ भी। इंडियंस वर सुपर टैलेंटेड, सुपर अमेजिंग। ठीक है, कल एक डिस्कशन निकला था, जैसे अगर हमारे टेम्पल्स देखे जाए, क्या टेम्पल्स हैं यार, मतलब कहाँ कहाँ टेम्पल बना दिए, कौन कौन सी पहाड़ियों पे चढ़ के। ठीक है, कोई भी पहाड़ी चढ़नी हो, इंडियंस वहां पे टेम्पल बना देते थे, और इतने सुंदर टेम्पल। जैसे माउंट आबू में एक टेम्पल बना हुआ है, दिलवारा टेम्पल, जैनियों का टेम्पल है, अमेजिंग फाइन आर्ट। ठीक है, अब वहां जरूर होके आओ कभी मौका मिले तो, अभी नहीं, कोरोना बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है, तो आप देख के हैरान हो जाओगे कि हाथों से ऐसी ऐसी नक्काशी कर रखी है, विच इज इमैचेबल। और वो भी उस टाइम की करी हुई, पता नहीं 600-700 साल पुरानी, उससे भी ऊपर, और आज तक वो हिली भी नहीं। मतलब उस टाइम पे एक स्टोरी है जो मुझे पता थी कि
जो वो नकाशी करते थे ना, जो लेबर होती थी, तो उन आर्टिस्ट को पैसे कैसे मिलते थे? जो नकाशी करते हैं तो चूरा गिरता है ना, जैसे अगर ऐसे मतलब मूर्ति बनाई जाए पत्थर से तोड़ तोड़ के, तो वो जो चूरे का वजन था ना, उसके एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट का गोल्ड मिलता था उन्हें एज रेम्यूनरेशन। ठीक है? तो कॉलोनियल गवर्नमेंट, अब जरा ध्यान से सुनो, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंडियन इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। क्यों बर्बाद किया? ठीक है, दो मुझे एक सेकंड दो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हमारी इंडस्ट्रीज को, दिस इज इंडियन इंडस्ट्री, दिस इज ब्रिटिश इंडस्ट्री। ठीक है? अब देखो, जो इंडियन इंडस्ट्री अगर चल रही है, तो भैया उसको चलने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा। जैसे अगर मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है? अब वो रॉ मटेरियल कहाँ, रॉ मटेरियल क्या है? जैसे कॉटन है। ठीक है? वो कॉटन कहाँ से आएगा? फार्म से आएगा। ठीक है? सुरती धरती सुनहरी अंबर नीला, चलो हमारा देश रंगीला। अब ये कॉटन जो है, इधर से रॉ मटेरियल लेगी, फिर जब ये चीजें उगाएगी, तो ये चीजें उगा के बेचेगी। कहाँ पे बेचेगी? इंडियन मार्केट में। अब इंडियन इंडियन इंडस्ट्री है, तो इंडियन मार्केट में ही तो बेचेगी इंडियंस को। समझ रहे हो? अब ब्रिटिशर्स क्या? काइए, मतलब कि गुन्ने, मतलब कि डकॉइट्स, मतलब कि चंड, चालबाज, बेशरम, बेहया, बदतमीज, चोर के बच्चे। ठीक है? तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने कहा हमें क्या करना चाहिए, इस इंडस्ट्री को बंद कर देना चाहिए सिस्टमैटिकली, किसी भी कोई भी टैक्स के पंगे में डाल के कुछ करके सिस्टमैटिकली इस इंडस्ट्री को बंद कर देना चाहिए। अब जब ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल कैसा हो जाएगा? सोना। इसका हो जाएगा जग सोना सोना लागे। तो ये कह रहे हैं हम ले लेंगे ये, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल लगता है, और वो इनके इंग्लैंड में ना उग रहा। ठीक है? रानी के बरामदे में ना उग रहा वो, क्वीन एलिजाबेथ के वहां ना उगे कॉटन। कहाँ से लाएंगे? इंडिया से लाएंगे। तो ये बंद होएगी तभी तो खाली बचेगा, तभी तो लाएंगे ना, वरना तो ये खा जाए सारा। भैया ये दिक्कत। और क्या दिक्कत? अब माल बना लिया, बेचे किसे? ठीक है? डेढ़ छटांग तो है फरंगी, और वो कॉटन तो पहनेंगे नहीं। तो भैया मार्केट भी चाहिए। उन्होंने कहा मार्केट भी इन्हीं की ले लो। ठीक है? मतलब हमारा घर बार लूट लिया इन्होंने। रॉ मटेरियल भी हमारा, वहां बनाया, कस्टमर भी हमारे। ठीक है? हमारा इनपुट भी ले लिया, हमारा कस्टमर भी ले लिया। तो इसे कहते हैं सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बाय अंग्रेज आंटी। तो colonial government policy followed the policy of systematic deindustrializing was twofold. पहला, to reduce India into the status of mere यानी just exporter of important raw material, and to turn into a sprawling market of finished goods. To turn India into a sprawling market, sprawling का मतलब होता है growing market of finished goods, ताकि हमारा रॉ मटेरियल ले लें और हमें बेच सके। अब भैया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डूब गई, मासिव अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, एग्रीकल्चर पे भी तो प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि लोग तो चले गए एग्रीकल्चर में, उधर भी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट आने लग गई। फिर अब भैया सामान मिल नहीं रहा, इंडियन इंडस्ट्री बंद हो गई, लोग कपड़े तो अभी भी पहन रहे हैं, तो फिर वो कौन लेंगे? ब्रिटिश गुड। कौन से? लोकल गुड्स है नहीं, तो ब्रिटिश के चीप गुड्स। चीप मतलब चीप क्वालिटी, चीप क्वालिटी ऑफ ब्रिटेन। अच्छा जी, न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर बना हमारे देश में, पर वो किसके कंट्रोल में था? गवर्नमेंट की। मॉडर्न इंडस्ट्री ने भी स्टार्ट होनी शुरू हुई, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आएगा पेपर में। कॉटन टेक्सटाइल मिल शुरू हुई महाराष्ट्र गुजरात में, जूट मिल बंगाल में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड इन 20th सेंचुरी।
पहली आयरन स्टील इंडस्ट्री टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी। पर हमारे यहाँ ना मशीनें बनाने वाली कोई इंडस्ट्री नहीं थी, हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री। और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था ना जीडीपी में, वो बहुत ही न्यूनतम था। देखो हमारा है जीडीपी, उसमें पैसे प्राइमरी से आते हैं, सेकेंडरी से आते हैं, टर्शरी। प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी यानी इंडस्ट्री, टर्शरी यानी सर्विस। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा कम था। ठीक है, सो दिस वाज इंडस्ट्रियल सेक्टर।